नमस्कार, राष्ट्रवंदना चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 14 अप्रैल है और आज बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। इस अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं श्री प्रदीप देसवाल जी, जो हमें उनके सोशल जस्टिस का स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट में उनका रोल और गांधी जी के साथ उनके संबंध के बारे में बताएंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्ते आस्था जी और राष्ट्रवंदना चैनल देखने वाले आप सभी को भी जय हिंद, जय भारत। तो सर हम शुरू करते हैं। अंबेडकर जी के एजुकेशन और उनकी अर्ली लाइफ, कहाँ पैदा हुए, क्या रहा उनका आसपास के क्या सर्कमस्टांसेस थे, इसके बारे में आप प्लीज़ थोड़ा बताइए। देखिए, इनके पिताजी फौज में थे, तो मऊ के पास कैंट में वहीं इनका भी जन्म हुआ था। और एजुकेशन की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन के बाद मुंबई इनका परिवार शिफ्ट हो गया था। पिताजी मुंबई शिफ्ट हो गए तो वहाँ मराठा स्कूल में इन्होंने, मराठा हाई स्कूल में अर्ली एजुकेशन हुई। फिर एल्फिंस्टन हाई स्कूल में ये गए और उसके बाद एल्फिंस्टन कॉलेज से इन्होंने बीए भी किया था। अगर बात एजुकेशन की करें, इंडिया में जो एजुकेशन रही, बचपन में जब स्कूल में जाते थे तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जो ऊंच नीच हमारे यहाँ छुआछात जैसा था, तो वो काफ़ी तकलीफ इन्होंने सही है। इनकी एक, उसको आप बुक कहें या आर्टिकल कहें, वेटिंग फॉर वीज़ा, उसमें ऐसे कई सारे एग्जांपल्स इन्होंने कोट भी किए हैं। मसलन स्कूल में ये बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे, अलग कोने में इनको बैठना पड़ता था। स्कूल के नल से पानी नहीं पी सकते थे, चपरासी पानी देता था और ऐसे औंक करके ये वो ऊपर से डालता था, पानी पीते थे, नल को हाथ नहीं लगा सकते थे। तो ये सारी तकलीफ़ें स्कूल में इन्होंने सही हैं। सो मच सो कि एल्फिंस्टन हाई स्कूल में पढ़ते हुए ये संस्कृत पढ़ना चाहते थे, बट ही वॉज नॉट अलाउड टू टेक दैट सब्जेक्ट। यहाँ की बीइंग अनटचेबल, कि संस्कृत आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तो सोसाइटी में थी ये तकलीफें, ये बुराइयां थी। तो वो जहर इन्होंने पिया है बचपन में। हालांकि ये भी एग्जाम्पल मिलता है कि स्कूल में ही एक ब्राह्मण टीचर भी थे इनके, जो बहुत प्यार करते थे, अपने बेटे की तरह मानते थे, हर रोज अपना लंच इनके साथ शेयर करते थे। तो दूसरे एग्जाम्पल भी थे, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसा करते थे, लेकिन ये बीमारी समाज में थी। तो और कॉलेज में जब ये गए हैं तब वहाँ चूंकि आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं थी, मुंबई में एक कमरे के घर में ये रह रहे थे। पिताजी हालांकि सूबेदार से रिटायर हुए थे, पर बड़े परिवार था, 14 बच्चे। और ये 14th चाइल्ड थे। हाँ, ही वाज द 14th चाइल्ड, यस। सब सरवाइव तो नहीं किए, बट अगेन इट वाज अ लार्ज फैमिली एंड सोर्स ऑफ इनकम वाज लिमिटेड इन दैट सेंस। तो कॉलेज की पढ़ाई इनकी बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ के स्कॉलरशिप से हुई है। इनको 25 रुपए महीना स्कॉलरशिप मिलता था जी। और उस स्कॉलरशिप से इन्होंने, बल्कि किराए पे पहले एक कमरे के घर में रहते थे, 2 कमरे का घर लिया पिताजी ने इनके, और वहां ये लोग रहते थे, 2 कमरे के घर में रहे। कुछ 11 पाउंड की इनको कुछ स्कॉलरशिप मिली थी, जिसके बेसिस पे ही वेंट टू कोलंबिया। वो यस, आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई 1913 में, फिर ये अमेरिका जाते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ मास्टर्स और पीएचडी इन्होंने की वहाँ से। और वहाँ ये स्कॉलरशिप, जैसे आपने बताया, 11 पॉइंट समथिंग, मोर देन 11 इट वाज पाउंड की इनको स्कॉलरशिप बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ उनके सौजन्य से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, आगे बढ़ते हुए अब ये अपने कॉलेज लाइफ में गए और हमें सबको पता है कि ही वेंट देयर और सब हुआ और बहुत अच्छी एजुकेशन इन्होंने ली। ये भारत जब लौटे, उस टाइम पे, उस समय अंबेडकर जी की क्या स्थिति थी, क्या वैल्यू थी? क्योंकि ऑब्वियसली उस ज़माने में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। तो जब वो आए तो उन्होंने किस किस्म का सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया? क्योंकि अब वो एक पढ़े लिखे इंसान वापस आए थे भारत में, तो क्या उनको लेकर लोगों का एक ओपिनियन चेंज हुआ, या लगभग सिमिलर था, या कुछ लोग उनको पढ़ा लिखा मानते थे? और किस तरीके का सोशल डिस्क्रिमिनेशन डिस्पाइट हिम हैविंग ऑल दिस एजुकेशन उनको फेस करना पड़ा? 1917 में लौट के आते हैं। उससे पहले अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुके। उसके बाद ये इंग्लैंड गए हैं, वहाँ इन्होंने
बारेट लॉ की पढ़ाई इन्होंने की है। लंदन यूनिवर्सिटी से ये वहाँ भी पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टर इन साइंस। हालांकि वो कंप्लीट नहीं हुई थी, उससे पहले इनको बड़ौदा के जो दीवान थे उन्होंने इनको समन कर लिया कि आप वापस आइए, क्योंकि जब गए थे तो बॉन्ड भर के गए थे कि आई विल सर्व बड़ौदा फॉर 10 years आफ्टर अटेनिंग माई एजुकेशन फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो जब ये लौट के आए और बड़ौदा में इन्होंने नौकरी शुरू की, तो डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ। डिस्क्रिमिनेशन ये स्वयं लिखते हैं कि अब सवाल उठा कि बड़ौदा में मैं रहूं किनके यहाँ, कहाँ पे रहूं? इनको कोई किराए पे घर नहीं देता था। एक पारसी सराय थी, पारसी कम्युनिटी की सराय थी, तो वहां ये चले गए और उसका जो मैनेजर या केयर टेकर था, उसको जब पता चला कि ये पारसी नहीं है, ये हिंदू है और अनटचेबल है, तो उन्होंने इनको कहा कि आप निकलिए यहाँ से। अच्छा, तो पारसी फैमिली ने भी उनके एक तो वहां से करा। तो इन्होंने उनको कहा मैं ज्यादा किराया दे दूंगा, ये बात वो बात। तो वो सराय भी कोई बहुत अच्छी तो थी नहीं और काफी समय से खाली थी, तो वो भी थोड़ा सा लालच उसको भी हुआ, तो वो ज्यादा किराए के नाम पे इनको रख तो लिया, पर कहा कि आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आप पारसी बन के यहाँ रहिए। तो ये पारसी बन के वहां रहना शुरू किए, पर वो बात भी कहीं लीक हो गई। तो इसमें लिखते हैं कि फिर एक शाम को जब मैं आया तो मैंने देखा कि बहुत सारे पारसी यूथ डंडे लिए हाथ में इनके कमरे पे आए और इनको धमकी दी। शाम शायद सुबह की बात है, यहाँ सुबह इनके कमरे में आ गए और इनको कहा कि आप यहाँ हिम्मत कैसे हो गई आप ऐसा धोखा देने की, और इसको तुरंत खाली करिए। तो ये उस दिन बहुत रोए हैं ये, और कहते हैं कि वो जो इनको डर भी है और डिस्क्रिमिनेशन तो था ही था। फिर वहाँ से इन्होंने खाली किया। एक इनके मित्र हैं, पारसी मित्र थे, उनके पास गए, उनसे बात की, तो वो भी टाल गए, नहीं रखा कि मेरी वाइफ जो है वो पसंद नहीं करेगी। तो ये लिखते हैं कि मुझे उस दिन एहसास हुआ कि जो हिंदुओं के लिए अनटचेबल है वो पारसी के लिए भी अनटचेबल है। तो ये ऐसा एक्सपीरियंस इनका वहां हुआ। बल्कि आगे चल के एक सिमिलर एक्सपीरियंस इनको मुसलमानों से भी होता है। अच्छा, हाँ, ये जो रोग समाज में कि स्वर्ण जो थे वो डिस्क्रिमिनेट करते थे, वो तो था ही, उसमें कोई दो राय नहीं। उसके खिलाफ तो इनका पूरा जीवन संघर्ष में बीता है। लेकिन अकेला हिंदुओं में ये रोग था ऐसा भी नहीं है। ये एक एग्जाम्पल देते हैं, स्वयं अपने दोस्तों के साथ ये जा रहे थे एक दफ़े कहीं, और रास्ते में दौलताबाद पड़ा, तो दौलताबाद का किला देखने ये लोग चले गए। किले के बाहर एक तालाब था और रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा था, तो उस तालाब के चारों तरफ पत्थरों का खड़ंजा लगा हुआ था। ये धूल मिट्टी से इनके चेहरे वगैरह सने हुए थे, तो इन्होंने पौंड से उस तालाब से पानी लेके और उस खड़ंजे पे अपना मुंह हाथ धोया। तो इसमें हम लिख रहे हैं, कहते हैं कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग मुसलमान पीछे से दौड़ते आए और इनको गालियां दी खूब सारी, और कहते हैं कि वो गालियां वो लिखते भी हैं क्या क्या गालियां दी। अब यहाँ कहना हाँ अच्छा नहीं रहेगा, उसमें हम लिख रहे हैं कैसी गालियां दी इनको। और उनकी उस बुजुर्ग की आवाज़ सुन के और बहुत सारे और मुसलमान आ गए, और ये काफ़ी सारे थे, तकरीबन 30 लोगों का इनका ग्रुप था। तो इनको बहुत भद्दी गालियां दी उन्होंने, और किसी तरह वो वहाँ से ये निकल पाए। तो उस दिन फिर कहते हैं कि आज मुझे एहसास हुआ कि जो हिंदू के लिए अछूत वो पारसी के लिए भी अछूत और मुसलमान के लिए भी अछूत। लॉ ऑफ द लैंड बन गया एक तरीके से। हाँ, तो ऐसा था। तो सर, अभी हमने डिस्क्रिमिनेशन बात करी कि उनको फेस करनी पड़ी हिंदुओं से, मुसलमानों से, पारसियों से। एक जो एक इंटरेस्टिंग इसमें एक पॉइंट है सर, वो ये है कि बहुत जगह इस बारे में भी हम पढ़ते हैं और चर्चा खैर इतनी नहीं होती है। एक सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो मतलब कास्ट विद इन द कास्ट वाली एक डिस्क्रिमिनेशन है, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये कास्ट विद इन द कास्ट एक जो एक फॉर्मेट बन गया है, तो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के अंदर भी है या सिर्फ कास्ट वर्सेस कास्ट है, या क्या इशू है, इस बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, एक तो हम बात अगर हिंदुओं की करें, क्योंकि इनका भी संघर्ष मूलतः तो वो हिंदू समाज की समस्या को लेकर रहा।
हिंदुओं में एक वो जिनको उस जमाने में कास्ट हिंदू कहते थे, आज हम उनको स्वर्ण हिंदू कह सकते हैं। जी जी जी। एक तो वो ग्रुप ऑफ कास्ट्स उन दूसरी ग्रुप ऑफ कास्ट को डिस्क्रिमिनेट करती थी, जिनको उस जमाने में अनटचेबल कहते थे, अछूत कहते थे। सरकारी रिकॉर्ड में उनको डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था। बिल्कुल। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो तब उनको शेड्यूल्ड कास्ट कहा गया, जो हम आज भी कहते हैं। जी। एक तो ये था कि जो स्वर्णों के हाथों में उन अछूतों का या दलितों का वो जो डिस्क्रिमिनेशन था। इवन अमंग दी अछूट्स, अनटचेबल्स, वहां भी था। और सो मच सो वो विषय बाबा साहेब अंबेडकर के सामने भी आया है और जो एडमिट किया है इन्होंने और कहा है कि हमको इसको खत्म करना है, क्योंकि वहां भी ये अनटचेबल्स की जिस कम्युनिटी में, जिस जाति में जन्मे थे, वो अनटचेबल्स में अपने आप को वो जाति सुपीरियर मानती थी। एक हेजीमनी थी कह सकते वो थी, हैं। वो हेजीमनी थी। और दूसरी जो कुछ जातियां महाराष्ट्र में ही जो अछूतों में गिनी जाती थी, उनके साथ नहीं खाते थे, उनके साथ खाना नहीं खाती थी इनकी कम्युनिटी भी। अच्छा। और इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती थी उनकी। अच्छा। जी हाँ, जी हाँ। तो वो शिकायत बल्कि उन जातियों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बाबा साहब से भी की है कि इवन आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी जिस जाति से आप आ रहे हैं उनकी डोमिनेंस है और वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो वो समाज में था, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, तो ऐसा है कि सर कि पॉलिटिकल करेक्टनेस के चलते खैर इस विषय में चर्चा नहीं होती है, या मतलब कुछ कहा जाए, वो रीजन हो सकता है इसके पीछे? वैसे मैं आपको बताऊं आस्था जी, मैंने अपने बचपन में स्वयं वो चीज़ देखी है। ये पाप समाज करता था। और ये जो कास्ट सिस्टम हिंदुओं में है ना, उसमें कि ये बड़ी और ये छोटी, वो स्वर्णों का जो डिस्क्रिमिनेशन करते थे वो करते थे ही, थोड़ा बहुत अभी भी, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया। और अमंग दी शेड्यूल्ड कास्ट भी ऐसा था, बचपन में हमने उसको देखा है कि वहां भी कि ये अमंग दी शेड्यूल्ड कास्ट ये ऊपर है, वहां भी वो हायरार्की थी, ये सबसे नीचे है, ये इससे ऊपर है, ये इससे ऊपर है, और वो भी एक दूसरे के साथ उसी तरह इंटरडाइनिंग अवॉइड करते थे। वो वी हैव सीन दैट। तो वर्ण व्यवस्था को मतलब कंप्लीटली ये कहना कि वर्ण व्यवस्था एक स्वर्ण जाति वर्सेस शेड्यूल्ड कास्ट या डिप्रेस्ड क्लासेस की है, ये अपने आप में एक बहुत ही कहते हैं वैसी सी सोच हो जाएगी। मतलब इसके बहुत और भी पैरामीटर्स हैं, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। ये हाफ ट्रूथ है। हाँ, ये हाफ ट्रूथ है, ग्रेज हैं मतलब बहुत सारे। बिल्कुल ठीक है, आपसे ज़रूर चर्चा करना चाहूँगी क्योंकि मेरे लिए एक बहुत ही एक वैसा विषय है जिसके बारे में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब है सर, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, जो 1945 में ओरिजिनली पब्लिश हुई थी। उसमें एक इनका एस्से है जिसका नाम है गांधीज़म द डूम ऑफ द अनटचेबल्स। तो ये अपने आप में ही एस्से एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है एक तरीके से, गांधीज़म द डूम ऑफ अनटचेबल्स। तो इसी से शुरू करते हैं। अंबेडकर जी का महात्मा गांधी जी के प्रति क्या ओपिनियन था, क्या वो समझ रखते थे, क्या सोच रखते थे उनके बारे में, और इनका रिलेशनशिप किस प्रकार का था? क्या ये कंटेम्प्रेरीज थे या किस प्रकार का? ये कंटेम्प्रेरीज तो हैं जी। हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी उम्र में इनसे बड़े भी थे। गांधी जी 1869 में जन्मे हैं, ये 1891 में, तो उस नज़र से गांधी जी उम्र में बड़े थे। और दोनों ही, मैं तो ये कहूँगा कि मॉडर्न टाइम्स के भारत भूमि पे दो बहुत ही बड़े बेटे माँ भारती के हैं दोनों ही। और दोनों ने जिस कॉज पे चले उसके लिए, या इंडियन कॉज के लिए, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये सब होते हुए दोनों के बीच में बल्कि वी कैन से कि अंबेडकर वाज द मोस्ट फॉर्मिडेबल एडवर्सरी ऑफ गांधी जी। ओके। हाँ, वो जबरदस्त विरोध है एक दूसरे का। इसकी जड़ में अगर हम जाएं, जैसा बाबा साहब खुद लिखते हैं, ये महाड़ सत्याग्रह के टाइम पे ये चीज होती है। 1927 में महाड़ सत्याग्रह हुआ। एक छोटी सी म्यूनिसिपैलिटी है महाराष्ट्र में, महाड़। वहां एक चावदार एक तालाब है। उस तालाब का पानी अछूत नहीं ले सकते थे। अब तालाब में मुसलमान पानी ले सकते थे, ईसाई वहां से पानी ले सकते थे। और ये तो स्वयं लिख बोल रहे हैं, ये कहते हैं कि देखिए कमाल की बात है, इस तालाब का पानी पक्षी पी सकते हैं, पशु पी सकते हैं, और तो और
अछूतों के घर के पशु भी पी सकते हैं, पर अछूत नहीं पी सकते। तो इतना डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी बुरी स्थिति थी। तो वहाँ पे इन्होंने वो मूवमेंट किया, महाड़ मूवमेंट बहुत फेमस है। वहाँ जब ये जाते हैं और अपने सैकड़ों साथियों के साथ ये पानी पीते हैं, और वहाँ पे वो हर हर महादेव के नारे भी लगाए हैं पानी पीते हुए लोगों ने। हाँ, लेकिन उस दिन फिर जो अपर कास्ट हिंदूज थे, उन्होंने बाद में इनके जो कार्यकर्ता वहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी पिटाई भी हुई है उनके, और बाद में उस तालाब का शुद्धिकरण के नाम पे भी कुछ रस्में हुई, जो चीज़ें तो अच्छी नहीं थी। तो उस महाड़ मूवमेंट को लेके बाबा साहब का मानना था कि गांधी जी को ये समर्थन करना चाहिए था, इसका हमारे मूवमेंट का समर्थन करना चाहिए था। हम तो सत्याग्रह कर रहे थे, कोई हिंसा करने नहीं गए, पूरी शालीनता के साथ गए थे, पानी पी रहे थे तालाब से, और उसके ऊपर उन्होंने बाद में आक्रमण किया, काफी घायल भी हुए। स्वयं बाबा साहब ने रात पुलिस स्टेशन में बिताई थी फॉर द पर्पस ऑफ हिज सेफ्टी। एनीवे, तो वहाँ गांधी जी ने समर्थन नहीं किया। लाहौर में कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए गांधी जी रादर कह रहे हैं, अछूतों की ये कॉन्फ्रेंस को वो बोल रहे हैं कि ये आपको नहीं करना चाहिए, इन विषयों पे आप सत्याग्रह ना करें। गांधी जी जो स्वयं अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह करते रहे पूरा समय, अलग अलग कितने सारे उन्होंने मूवमेंट चलाए सत्याग्रह के हथियार के साथ, लेकिन वो बाबा साहब को और अनटचेबल्स को कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं, तुम विनम्रता के साथ बात करो और लोगों को तैयार करो कि भाई वो अलाउ करें। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस बाबा साहब को होता है। और बल्कि जिस पुस्तक का आपने जिक्र किया ना, बाबा साहब की व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, उसमें बाबा साहब 1921, 22, 23 की एक स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं। जी 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 जी। वो क्या हुआ, 1921 में कांग्रेस रिजॉल्व करती है कि हम अनटचेबिलिटी खत्म करने के लिए काम करेंगे और उसके लिए फंड्स बनाएंगे। जी जी। CWC ने 2 लाख रुपए उसके लिए रखा, पर AICC ने उसको 5 लाख कर दिया। 5 लाख रुपए का फंड हम बनाएंगे और उससे देश भर में हम अनटचेबिलिटी के खिलाफ कार्य करेंगे। एक सब कमेटी बनाई गई, उस सब कमेटी में स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज वाले वो भी थे। बाबा साहब लिखते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद को इन्होंने कन्वीनर नहीं बनाया, जबकि ही वाज द मोस्ट डिजर्विंग अमंग दोज मेंबर्स ऑफ द कमेटी, वो सबसे ज्यादा डिजर्विंग थे। स्वामी श्रद्धानंद को हटा दिया, उसकी कहते हैं वजह क्या रही कि शायद उन्होंने कोई ऐसी स्कीम बना के दी, और वो मोतीलाल नेहरू और स्वामी श्रद्धानंद के बीच के पत्राचार को रेफर करते हुए लिख रहे हैं बाबा साहब कि उसको देख के तो पता चलता है उन्होंने कोई ऐसी स्कीम बना के दी जिस पे खर्चा बहुत बड़ा होने वाला था। वो बड़ा काम, कोई सब्सटेंशियल काम करना चाहते थे। तो अब कांग्रेस 2-5 लाख में उसको निपटाना चाहती थी, तो स्वामी श्रद्धानंद की वो बात नहीं मानी गई। और वो लिखते हैं स्वामी श्रद्धानंद को लेके कि ही वाज द ग्रेटेस्ट and most sincere champion of untouchables. And Gandhi ji also did not have a very wise view of Shraddhanand ji also at the time. हालांकि गांधी जी का और श्रद्धानंद जी के वैसे संबंध तो बहुत अच्छे रहे हाँ, हैं, हाँ, जी, जी। पर इस विषय में श्रद्धानंद को वो कार्य नहीं करने दिया गया जो वो करना चाहते थे। बाबा साहब ऐसा क्लेम कर रहे हैं अपनी किताब में, और आगे फिर वो कुछ फिगर्स दे रहे हैं। वो कहते हैं 1 करोड़ 30 लाख रुपया डोनेशन आया, तिलक स्वराज फंड क्रिएट किया कांग्रेस ने, उसमें 1 करोड़ 30 लाख रुपए आया कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के लिए। 1921, 1922, 1923 3 साल में उसमें से 49 लाख रुपया देश भर में दिया गया, बांटा गया अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए। चाहे एजुकेशन के लिए दिया है, चाहे खादी के लिए दिया है, अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए। तो कहते हैं उस 49 लाख में से, वो डाटा दे रखा उन्होंने डिटेल, सिर्फ 43,381 है शायद फिगर, 43,000 रुपया अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए, सिर्फ किसमें से, 49 लाख में से। कहते हैं कि ये देखिए, और बल्कि वो तो इल्जाम लगाते हैं उसमें
फिगर जो दी हैं उन्होंने, अब देखें किस एरिया को कितना दिया गया, वहाँ भी भयंकर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। वो लूट का इल्जाम बल्कि लगा रहे हैं, तो हम उस पर नहीं ज़्यादा बात करेंगे। तो वहाँ से वो देखते हैं कि 1921-22 में भी अनटचेबल्स के साथ ये गलत कर रहे हैं, सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं, जेन्युइन काम नहीं कर रहे हैं। फिर महार सत्याग्रह में भी गांधी जी का जो अप्रोच है तो उससे वो दुखी हैं। अगला ओकेजन इनका जो रियल में ये कहिए वार होती है दोनों के बीच, वो होती है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई तो गांधी जी उसमें नहीं जा पाए थे, कांग्रेस ने उसको बायकॉट किया था, क्योंकि यहाँ तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रही थी कांग्रेस उन दिनों। जी जी जी। तो पर बाबा साहब गए हैं वहाँ पे। इन्होंने अपनी जो डिमांड्स रखी हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, फर्स्ट वाली में, उसमें कई सारे मेजर्स हैं, उनको हम जब पढ़ते हैं तो सेपरेट इलेक्टोरेट की भी बात कर रहे हैं कि वो मिले, वो जो डिस्क्रिमिनेशन है, इक्वेलिटी नहीं है, सड़कों पे नहीं चल सकते आप, इस सड़क पे आप नहीं चल सकते, मंदिरों की बात तो छोड़िए, बहुत सारे मंदिरों में तो जा ही नहीं सकते थे, सड़कों तक पे, इस सड़क पे नहीं जा सकते, कुएं का पानी नहीं पी सकते, तालाब का पानी आप नहीं पी सकते, उनके स्कूल में आप नहीं जा सकते। तो वो कहते हैं कि ये इक्वेलिटी का राइट मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें मिले, और इसको जो वायलेट करते हैं उनको सजा हो। वो 5-5 साल की सजा तक भी उसमें लिख रहे हैं कि ये सजा होनी चाहिए, उनकी जेल की सजा हो। ऐसे ही प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट सर्विसेज में भी मिले हमें। तो ये अपनी उन्होंने डिमांड रखी थी। अच्छा। अब जब सेकंड कॉन्फ्रेंस आई, वहां गांधी जी हैं, तो वैसे वो सेकंड मीटिंग थी इनकी गांधी जी से। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले वो गांधी जी से मिल के गए हैं, मिले हैं। तो सेकंड जब कॉन्फ्रेंस में वहां अटेंड कर रहे हैं तो वहां कई सारी कमेटीज बनाई थी अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान। उनमें से एक इंपॉर्टेंट कमेटी थी माइनॉरिटीज कमेटी। उस माइनॉरिटीज कमेटी में भारत में जो माइनॉरिटीज थी उनके विषयों पर चर्चा होनी थी, उनके रिप्रेजेंटेशन कैसे हो, उनके राइट्स क्या हो, जो भी है। और उस कमेटी को चेयर कर रहे थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड। तो वो कितनी इंपॉर्टेंट कमेटी थी, वी कैन अज्यूम कि व्हेन प्राइम मिनिस्टर इज चेयरिंग इट, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे दोनों के बीच में भयंकर टकराव होता है। बाबा साहब कहते हैं कि हम अपनी डिमांड कोई नई नहीं है, हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम दे चुके, और वो हमारी डिमांड जायज़ है और उससे कम पे कोई बात नहीं होनी चाहिए। गांधी जी वहां बोलते हुए कहते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं, मेरी उनके साथ बातचीत चल रही है, तो कुछ एडजर्नमेंट दे दीजिए, आप इसकी मीटिंग को एडजर्न कर दीजिए। जैसे आगा खां और बाकी जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव सेकंड कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, उनके साथ गांधी जी अलग से मीटिंग करके कोशिश कर रहे थे कि ये मसला कहीं खत्म हो, कम्युनल जो इशू है हिंदू मुसलमानों के बीच एग्रीमेंट कोई हो, वो अलग से कोशिश कर रहे थे। तो गांधी जी जब ये बात कहते हैं कि मेरी बातचीत चल रही है, तो बाबा साहब भड़क जाते हैं और कहते हैं कि क्या बातचीत आप लोगों की हो रही है, आप करिए, लेकिन माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान नहीं है, सिर्फ सिख नहीं है, अनटचेबल्स अलग माइनॉरिटी है। ये जो था झगड़े की जड़ दोनों के बीच में ये है। गांधी जी माइनर अनटचेबल्स को, डिप्रेस्ड क्लासेस को, वो कहते हैं कि हिंदू ही हैं, है तो हिंदू ही। जी जी जी। ये जो बुराई है ना, इस बुराई को हमें खत्म करना है, लेकिन आप हिंदू नहीं हैं, अलग कम्युनिटी हैं, ये बात नहीं ये मानेंगे, बात ठीक नहीं। ये बात नहीं मानेंगे। तो इस पे दोनों के बीच टकराव होता है। सो मच सो गांधी जी ये कह गए कि यहां जो आए हैं ना इस कमेटी में, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, कहता हम सब जो हैं, हम तो अंग्रेज सरकार ने नॉमिनेट करके भेज रखे हैं यहाँ पे। तो बाबा साहब इसके ऊपर कहते हैं कि ये बात सही है कि नॉमिनेट करके आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को, कि मैं आज वोटिंग करवा लीजिए, जाके पूछ लीजिए भारत में जो अनटचेबल्स हैं, तो उनसे पूछेंगे कि आप किसको भेजना चाहेंगे, तो भी वो मुझे ही भेजेंगे यहाँ पे, ऐसा बाबा साहब ने कहा। उसके बाद क्या होता है, अलग से एक मीटिंग होती है, मुसलमानों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो और बाबा साहब, इनके बीच अलग से मीटिंग होती है। अच्छा। और फिर ये एक एग्रीमेंट दोनों के बीच में होता है, और ये अगले दिन माइनॉरिटीज कमेटी में वो पेश कर देते हैं, आगा खां उसको पेश करते हैं कि हमारा
यानी कि मुस्लिम माइनॉरिटी एंड अनटचेबल्स माइनॉरिटी, वो इसके ऊपर अड़े हुए हैं कि ये माइनॉरिटी अलग हैं। हमारे बीच हमारा तो समझौता आपस में हो गया है, और ये हमारा समझौता है वो जब पेश करते हैं माइनॉरिटीज कमेटी के आगे, तो गांधी जी वहां भड़क जाते हैं और बहुत कुछ कहते हैं उस दिन। वो कहते हैं कि यहां तक कह जाते हैं कि मैं अपनी जान की कीमत पर भी अगर रोक सका इस बात को तो रोकूंगा। वो कहते हैं कि मुसलमानों को आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं, दे दें। जी जी। सिखों को दे रहे हैं, दे दें, इसके हिस्टोरिकल रीजन से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके अलावा किसी और को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा। और मैं यहां जब बैठा हूं, सिर्फ कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं हूं, मैं अपने ब्याह पे भी बात कर रहा हूं, और मैं कह सकता हूं कि भारत के लार्ज नंबर ऑफ अनटचेबल्स अछूत वो मेरे साथ हैं। आप उनसे आज रेफरेंडम करवा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा वो मेरे साथ हैं। तो एक तरह से दोनों इस बात के ऊपर भी बाबा साहब कह रहे हैं कि भाई मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, रियल रिप्रेजेंटेटिव हैं। गांधी जी भी कह रहे हैं कि मैं उनका रियल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो दोनों के बीच में इस बात पे जम के झगड़ा है। बाबा साहब सेपरेट इलेक्टोरेट से कम पे तैयार नहीं हैं, और गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं कि अलग नहीं हैं, समाज को मत बांटिए। तो वहाँ इनका दोनों का झगड़ा होता है, झगड़ा रहता है। और अल्टीमेटली जो माइनॉरिटी कमेटी थी वो कोई रिजॉल्व नहीं कर पाती, और ये तय होता है कि ठीक है भाई, प्रधानमंत्री जो उस चेयरमैन थे उस कमेटी के, कि जो जैसा ठीक लगे वो करेंगे। तो वहाँ से लौट के आ जाते हैं गांधी जी, और आने के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा शुरू होता है। ये फिर जेल जाते हैं, यरवदा जेल में ये बंद हैं, और फिर वहाँ वो पूना पैक्ट वाला विषय आता है। हाँ, मैं इनफैक्ट आपसे वो पूछने ही वाली थी सर, पूना पैक्ट से रिलेटेड, कि ज़्यादातर जो पॉपुलर कल्चर का ओपिनियन भी है ये है कि अंबेडकर जी का जो रोल रहा, अगर आप एक रेगुलर किसी से ह्यूमन बीइंग से पूछेंगे तो ये रहेगा कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, और कॉन्स्टिट्यूशन में उनका एक योगदान था उसको बनाने के लिए। लेकिन कहीं जब फ्रीडम स्ट्रगल की बात आती है सर, तो ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि फ्रीडम स्ट्रगल में उनका क्या रोल रहा था, क्योंकि इसके एक बहुत डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं लोगों के, कि ऑफ कोर्स उनका रोल रहा, लेकिन वो पोस्ट इंडिपेंडेंस उनका रोल रहा ज़्यादातर, ना कि विद इन ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस। तो आपको ऐसा लगता है? इसमें क्या है, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है आस्था जी। देखिए, बाबा साहब बचपन से जो स्वयं भुगते थे, जो अपमान तिरस्कार उन्होंने झेला था, और बाकी उन्हीं की तरह तकरीबन 6 करोड़ की जनसंख्या थी उन कम्युनिटीज की जिनको अनटचेबल कहा जाता जी। था, वो जो सह रहे थे, और वो सदियों से चल रहा था। तो उनकी जगह बैठ के हम सोचेंगे तो समझ में आएगा कि वो जो कर रहे थे वो कितना सही था। जी जी। वो उनकी मुक्ति के लिए काम कर रहे थे, उनको आजाद करवा रहे थे। वो सदियों की गुलामी, जो छुआछूत के नाम पे जो पशुवत व्यवहार उनके साथ हो रहा था, उसके विरुद्ध उनका संघर्ष, वो आजादी का ही तो संघर्ष था। बिल्कुल बिल्कुल। हम अक्सर होता क्या है, अपने यहाँ बात होगी कि आजादी की लड़ाई वो है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। ठीक बात है, वो तो थी, जी जी, वो तो थी, लेकिन बाबा साहब की डिसअपॉइंटमेंट क्या थी? उनको ये दिखता था, ऐसा उनका विश्वास था कि अंग्रेज चले जाएं और भारत पर कांग्रेस का राज आ जाए तो हमारी तकलीफें कम नहीं होंगी किसी भी तरह से। और वो ऐसा क्यों सोचते थे? जैसे पूना पैक्ट हुआ 1932 में सितंबर में, गांधी जी ने जब उनको पता चला कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बेस पे अब तो अंग्रेज अपना कम्युनल अवार्ड लेके आ रहे हैं और उसमें अनटचेबल्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। हालांकि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात अगर हमसे कोई पूछेगा तो शायद हम भी ये कहेंगे कि गांधी जी का स्टैंड सही था, उसका वो विरोध करना चाहिए था समाज को, अदरवाइज परमानेंटली बांट दिया होता। बहरहाल वहाँ पे क्या होता है, गांधी जी 20 सितंबर से भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं जेल में। कम्युनल अवार्ड आ गया था आराम से, मैकडोनाल्ड ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो डिक्लेयर किया था, जिसमें अनटचेबल्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। कुल 78 सीटें अलग अलग, अगर प्रोविंशियल असेंबलीज में देखें तो देश भर में कुल 78 सीटें रिजर्व की गई, इस तरह से कि वहाँ कैंडिडेट भी उन्हीं के,
हाँ, और वोटर भी वही, सिर्फ डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग ही उसमें वोट दे सकेंगे और उन्हीं के जीत के आएंगे। इसके अलावा अनटचेबल्स को वोटिंग राइट दिया गया जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए भी। तो ये एक तरह से 2 वोट का अधिकार उनको मिला। गांधी जी इसके विरोध में थे। गांधी जी का ये कहना था, सारी लड़ाई जहां से चल रही है, कि आप अलग से अगर उनको इलेक्टोरेट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट भी आपके और वोट भी आपकी, तो हम और आप अलग अलग हो गए, तो ये फिर हिंदू समाज में, जिसको स्वर्ण और जिसको आज आप दलित कहते हैं, इन दोनों के बीच परमानेंट आप ऐसी खाई खोद देंगे, ये कभी नहीं मिट पाएगी। जैसे मुस्लिम्स को 1909 में दे दिया था ये सेपरेट इलेक्टोरेट, और अंत में हमने देखा कि देश के टुकड़े हुए, टुकड़े हुए, क्योंकि वो फिर बढ़ती जाती है वो चीज। तो गांधी जी की अपनी चिंता ये थी, इसके विरोध में वो काम तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आजादी की एक लड़ाई में इनकी अपनी एक आजादी की लड़ाई चल रही थी, अपनी एक लड़ाई चल रही थी, इमेंसिपेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस कह लीजिए इस तरीके से। बल्कि एक मैं बताऊं आपको, 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई और बिना भारत की लीडरशिप से बात किए वाइसराय ने अनाउंस कर दिया कि इंडिया इज पार्ट ऑफ द वॉर, तो नवंबर 1939 में कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी, 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था जी। वो जब रेजोल्यूशन लेके आई थी कांग्रेस असेंबलीज में, ये चूंकि महाराष्ट्र असेंबली के मेंबर भी थे बाबा साहब, 1937 के इलेक्शंस में जैसा भी रिजल्ट रहा था, वहाँ रिजर्व सीटें यही जीते थे, तो खैर वहाँ पे इन्होंने कांग्रेस के रेजोल्यूशन का विरोध किया था और यहाँ तक कह गए थे बाबा साहब। अब आज तो उस बात को करेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे ये तो बहुत खराब बात है, ऐसे नहीं कहनी चाहिए थी। बाबा साहब ने वहाँ ये कह दिया कि भाई, मैं जहाँ तक बात है देश की और मेरे व्यक्तिगत लाभ की, तो देश पहले है जी। इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है, लेकिन मेरी निष्ठा सिर्फ देश के लिए नहीं, उस समाज के लिए भी है जिसमें मैं जन्मा हूं, और जब इन 2 के हितों का टकराव होगा तो मेरी निष्ठा समाज के लिए पहले है। अच्छा। तो, हाँ, तो वो ये कहा है उन्होंने, इट इज ऑन रिकॉर्ड। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है इनफैक्ट, क्योंकि आज की डेट में काफी चीजों में परिभाषा एकदम उल्टी हो जाती है, और उन्हीं के नाम पर। एग्जैक्टली। अब उन कंडीशंस को देखे बिना, उनको रियलाइज किए बिना, और आज वहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ करें, और मैं कहूं कि मैं जिस कम्युनिटी में जन्मा हूं, मेरी लॉयल्टी उसके लिए है, भारत के लिए बाद में। आप जिसमें जन्मे हैं, आप कहें कि मेरी लॉयल्टी पहले उसके लिए। अरे वो समय क्या था, बाबा साहब ने क्या सहा था जी। जो जुल्म उस जमाने में या उससे पहले होते रहे, वो उसके विरुद्ध लड़ रहे थे। देश आजाद हुआ, संविधान बना, और उसके बनाने वाले जो आर्किटेक्ट थे उनमें बड़ी भूमिका बाबा साहब की रही। आज ना संविधान में वो डिस्क्रिमिनेशन है, आज डिस्क्रिमिनेट करने वाले जेल भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन है काफी। हाँ बिल्कुल, वो चीज नहीं है। तो आज अगर हम आज फिर से जातियों में बटे, मेरी लॉयल्टी जाति के लिए, देश के लिए बाद में, तो ये बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं होगा। बाबा साहब से इस बात को लेकर इंस्पिरेशन नहीं ले सकते, सही कॉन्टेक्स्ट में समझे हम। तो उस जमाने में बाबा साहब जो लड़ाई लड़ रहे थे उस टाइम में, वो अपने उस समाज को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे। ये इल्जाम तो औरों पे भी आता है, सावरकर पे भी आता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, आपने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। जी 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 जी। बाबा साहब ने भी साथ नहीं दिया। बाबा साहब ने बल्कि बेवकूफी बताया उस टाइम, जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, तो बाबा साहब हैड क्रिटिकली अपोज्ड इट। तो वो परिस्थितियां हमको देखनी होंगी। सर, ये जो किताब हमारे सामने रखी है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसमें एक बड़ी डिस्टिंक्ट बात ये कही गई है कि जहाँ पे खिलाफत मूवमेंट के समय गांधी जी उस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं अम्बेडकर जी उस मूवमेंट को एक तरीके से डिनाई कर रहे थे, डिस्क्रेडिट कर रहे थे। तो वो इस रेफरेंस में आप कुछ बताना चाहेंगे सर हमें? हाँ, आइडियोलॉजिकली ये भी दोनों के बीच में देखेंगे तो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। जब फर्स्ट टाइम ये आई है 1940 के आखिर में, थॉट्स ऑन पाकिस्तान के नाम से आई थी, और फिर सेकंड एडिशन जब आया है तो पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के नाम से आया। बाबा साहब ने बहुत ज़बरदस्त क्रिटिसाइज किया है गांधी जी के उस स्टैंड को, खिलाफत मूवमेंट की, जिसका देश की आज़ादी से तो कोई लेना देना नहीं है।
आप टर्की में वहाँ के खलीफा को रेस्टोर किया जाए, उसके लिए भारत में कुछ मुसलमान मूवमेंट चलाएं। आज़ादी से, भारत की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं, एक बाहर के इस विषय पे उसको सपोर्ट करना, उसको अग्री नहीं करते हैं बाबा साहब। हालांकि बाबा साहब का उस टाइम पॉलिटिकल स्टेचर ऐसा नहीं है कि वो, पर हाँ बाद में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं, वो एग्जाम्पल तक देते हैं। उनको चिंता है इस बात की कि 1919 में खिलाफत मूवमेंट चलाने वाले लोगों ने अफगानिस्तान के अमीर को इनवाइट किया भारत पर आक्रमण करने के लिए। जी जी जी। और बाबा साहब लिखते हैं कि कितना रोल था इसमें गांधी जी का, ये तो हम नहीं कंफर्म कर सकते, लेकिन गांधी जी इसको अपोज नहीं किए, इस मूव को, उसको बुलाने को अफगानिस्तान वाले को। तो ये तो देश के लिए बेहद खतरनाक बात थी। और फिर एक बाबा साहब कोट भी कर रहे हैं, बल्कि उसको 24 मई 1921 को यंग इंडिया में एक आर्टिकल छपा था गांधी जी का। गांधी जी उसमें कहते हैं कि अफगानिस्तान के अमीर की मैं इस तरह से सहायता करूंगा, अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ युद्ध करे तो मैं इस रूप में उसकी मदद करूंगा कि मैं भारत की जनता को खुले तौर पर कहूंगा कि ऐसी सरकार की मदद मत करो जो हमारे ऊपर राज करने का अधिकार खो चुकी है। तो इन अ वे गांधी जी वाज एडमिटिंग कि अफगानिस्तान का अमीर, यानी कि अफगानिस्तान भारत पर आक्रमण करे और ब्रिटिश गवर्नमेंट जब उसको अपोज करे तो मैं भारत की जनता को न्यूट्रल रहने के लिए कहूंगा। तो बड़ी खतरनाक बात थी। तो इसको बल्कि बाबा साहब यहां तक लिख देते हैं कि कोई भी अक्लमंद आदमी कैसे ऐसा सोच सकता है, बल्कि वो मैड एंडीवर बोलते हैं कि ये हरकत जो थी ये मैड एंडीवर था, पागलपन था ये। तो वो बिल्कुल इसका विरोध करते हैं। सर, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी ड्राफ्टिंग में क्या रोल रहा बाबा साहब का? उन्होंने तो किस तरीके की, हाँ बड़ी भूमिका है, उसके में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग क्लोजिंग की तरफ। जी जी जी। आप ये देखिए कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम शुरू हुआ तो BN राव एक ICS अफसर होते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ने पहले उनको कहा कि आप दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करिए और कुछ एक ड्राफ्ट बना के हमें दीजिए। BN राव, कहीं जिक्र ही नहीं आता BN राव का, लोगों को पता ही नहीं है। जी जी जी। तो उन्होंने बहुत काम किया, दुनिया भर के देशों में गए हैं और फिर उन्होंने एक ड्राफ्ट बना के दिया। बाद में जब ये बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बाबा साहब चेयरमैन बनते हैं और वो BN राव वाला ड्राफ्ट भी इनको दिया गया। अच्छा। उसके बाद इन्होंने अब जो होमवर्क किया है, दिन रात काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। ड्राफ्टिंग कमेटी में बाबा साहब का मैं ये कह सकता हूं सबसे बड़ा योगदान है। नॉट ओनली सबसे बड़ा, उसके बारे में आप TT कृष्णामाचारी एक मेंबर होते थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनका भाषण आप पढ़िए। वो बता रहे हैं, कहते हैं कि एक ने रिजाइन कर दिया, कोई उसके बदले दूसरा मेंबर आया नहीं, एक की डेथ हो गई, कोई उसके बदले में दूसरा मेंबर नहीं, कोई विदेश में बैठा है एक मेंबर, दूसरा हेल्थ के ग्राउंड्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। हालत ये हो गई थी कि कई मीटिंग तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी की ऐसी हुई कि उसमें सिर्फ बाबा साहब और बाबा साहब का सेक्रेटरी है, कोई नहीं है मेंबर। ये मेंबर पहुंच ही नहीं पाते थे वहां पर, और ये सिंगल हैंडेडली मेहनत कर रहे हैं। सिंगल हैंडेडली दिन और रात, स्वास्थ्य खराब है, बीमार हैं तो भी दिन और रात ड्राफ्टिंग का जो काम है वो बाबा साहेब ने, मैं कह सकता हूं अकेले ने जितना किया, शायद बाकी सारे मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन मिलके इतना नहीं था जितना अकेले उनका था। जी जी जी। लेकिन जो ड्राफ्ट बाबा साहब ने फिर बना के दिया, वो यूं का यूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया, ऐसा भी नहीं है। उसमें हजारों चेंजेस। क्या ऐसे चेंजेस थे सर, मतलब जो उन्होंने बनाया, और ये कौन सी चीजें कुछ ऐसी जो एकदम राइट आउटली मतलब दिखती है? जैसे वहां भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे बाबा साहब, तो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी अब सेपरेट इलेक्टोरेट आ जाए। वो सारी उम्र के लिए नहीं बात कर रहे थे, पर वो सेपरेट इलेक्टोरेट तब वो चाह रहे थे। इसी तरह एग्रीकल्चर को बाबा साहब कहते थे कि ये प्राइवेट ऑनरशिप लैंड की नहीं होनी चाहिए और ऐसी मेजर इंडस्ट्री ये स्टेट ओन्ड होनी चाहिए। खेती की जमीन भी किसानों को एक तरह से रेंट पे सरकार देगी वो जमीन। तो ये चीजें नहीं मानी गई।
तो हर बात जो बाबा साहब चाहते थे वैसा हुआ, ऐसा भी नहीं है, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में, उसकी ड्राफ्टिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सर, देश के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज बात करते हैं विकसित भारत की, 2047 के एक विजन की। तो आज क्योंकि बाबा साहेब जी का जन्म दिवस है, आपको क्या लगता है सर कि 2047 में हमारा एक विजन जो होना चाहिए सोशल जस्टिस को लेकर और सोशल इक्वालिटी को लेकर, वो क्या विकसित भारत के उन गोल्स से और उन आइडियाज से अलाइन करता है, और अगर करता है तो कैसे करना चाहिए और क्या रोल रहना चाहिए फ्यूचर में इस, नॉट ओनली फॉर दिस कम्युनिटी, फॉर कम्प्लीटली फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी इन जनरल? देखिए, ऐसा है, हमारे देश की जो पॉपुलेशन तकरीबन 140 करोड़ है जी, उसमें बहुत बड़ी संख्या है उस समाज की जिसको हम आज शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, जिसको बाबा साहब रिप्रेजेंट करते थे उस ज़माने में। वैसे तो मैं तो कहूँगा बाबा साहब इस देश को रिप्रेजेंट करते थे। डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मैग्नीट्यूड में आज भी है, पूरी तरह तो खत्म हो नहीं गई, आज भी है। तो वो जब तक नहीं होगी तब तक वो अपना बेस्ट इस देश की, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जब तक वो बराबर नहीं होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनली हमने कर दिया, कानून से हमने कर दिया, वो सब हुआ है, पर हमारे जो मेंटल ब्लॉक अभी भी कहीं ना कहीं हैं। आज भी आपके मैट्रिमोनियल एड्स देखिए ना, कैसे आते हैं जी। वहां भी हम जाति और गोत्र लिखते हैं ना। हाँ, बिल्कुल लिखते हैं ना। तो जब तक समाज में वो बराबरी नहीं आएगी, जो बाबा साहब का वो आर्टिकल भी है एनाइलेशन ऑफ कास्ट, जी, इस पे भी गांधी जी के साथ उनका बड़ा मतभेद था। गांधी जी वाज नॉट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, वो उसके पक्ष में थे जी। और बाबा साहब तो उसको कतई खत्म कर देना चाहते थे कास्ट सिस्टम को। तो अब हमने आज भी अपने दिमागों में अपनी कास्ट को कहीं ना कहीं बड़ा महत्व दे रखा है। हाँ। तो ये संदेश बाबा साहब का मैं तो समझता हूँ बहुत ही अप्रोप्रिएट है आज भी, कि मेरी निष्ठा मेरे देश के प्रति हो पहले, मेरी जाति क्या है ये बहुत पीछे होना चाहिए। तो जब तक मैं इससे बाहर नहीं निकल पाता तब तक बाबा साहब का काम अधूरा है। उनके जन्मदिन पे मैं तो यही कहूँगा कि लेट वी कम आउट ऑफ आवर कास्ट प्रिजुडिस, वो आज भी कहीं ना कहीं बचा है। और देश की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक हम उससे बाहर, हम सही मायने में विकसित नहीं हो पाएंगे, या वो विजन अपने लिए नहीं रख पाएंगे। हाँ जी। बहुत पिछले 9 साल 10 साल में भी बहुत काम हुआ है, पिछले 77 साल में भी बहुत काम हुआ है। इस देश की जो हालत थी 47 में, उससे 2024 में बहुत आगे हम आए हैं। लेकिन 2047 का जो गोल है ना, उस तक पहुंचने में और भी बहुत करना बाकी, और वो शायद तभी होगा जब हम इस कास्ट प्रिजुडिस से बाहर निकले। तो आप सभी का भी राष्ट्रवंदना चैनल में जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही हम आपके लिए बहुत सारी नई वीडियोस और इतिहास के उन पन्नों में कुछ इस तरीके की जो मेमोरीज हैं ये आपसे शेयर करते रहेंगे। नमस्कार।